संसद के मॉनसून सत्र की। जी हाँ, सोमवार यानी कि 14 सितंबर से संसद का ये सत्र शुरू होगा जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। और आज़ादी के बाद ये बहुत ही ऐतिहासिक सत्र होने जा रहा है क्योंकि इस सत्र में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य दोनों कक्ष और दीर्घाओं बैठेंगे क्योंकि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर किया जाएगा। तो इस सत्र में यह भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना के चलते 11 ऐसे अध्यादेश हैं जिन पर जरूर जो विधायी कामकाज है उस नजरिए से रखे जाने वाले हैं। और इस सत्र में क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से इसकी जरूरत और इसकी उपयोगिता, इस पर हम बातचीत करेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं चक्षु राय जो कि हेड हैं PRS आउटरीच प्रोग्राम से। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत बहुत स्वागत है। और KV प्रसाद साहब हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रसाद सर आपसे करना चाहूँगा कि कोरोना का संकट, और जब पिछला सत्र मैं कहूँ जो कि आखिरी दिन 23 मार्च और उसके बाद से लॉकडाउन, और हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना के संकट के चलते देश भर में हालात हुए, और उसके बाद ये पहला सत्र जो कि सोमवार से शुरू होगा, कैसे इसे देखते हैं, इसकी ज़रूरत और कितना क्रूशियल ये सत्र नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले जहाँ आपने बात जरूरत की कही, ये संवैधानिक जरूरी है क्योंकि पिछले सत्र मार्च 23 को अचानक कोरोना के संकट की शुरुआत के दौर में स्थगित कर दिया गया, जब हाउस किया, तो उसके बाद से 6 माह के अंदर दूसरा सत्र का मिलना बहुत जरूरी है। ये तो 22 सितंबर से पहले ये बहुत जरूरी था कि संसद का सत्र हो। और चूंकि हमेशा ही जुलाई अगस्त के माह में हमने कई वर्षों से हमेशा देखा कि मानसून सत्र वर्षाकाल सत्र होता है। और अगर आप देखें कानून जो हमारे देश में प्रक्रिया रही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, मानसून सेशन अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बहुत ज्यादा विधायक का ही सत्र होता है, क्योंकि इससे पहले जो सत्र होता है वो है बजट सेशन। तो उसमें सारा संसद का तकरीबन पूरा वक्त बजट और उसके तमाम सारी चीजें और उसके साथ डिस्कशंस में निकल जाती है। तो जो अधिकतम जो अगर सरकार की तरफ से जो प्राथमिकताएं हैं, जो बिल हैं जो लंबित होती है, जिससे सरकार चाहती है, वो अक्सर मानसून सेशन में ही लाए जाते हैं। और इस बार जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा, शुरुआत में 11 अध्यादेश हुए हैं पिछले 5-6 महीनों के कार्यकाल में। और कुछ तो इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा था, देश में लॉकडाउन शुरुआत में थी, और जो तमाम सारे सरकार की तरफ से जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, लोगों के जो लाभकारी योजना को आगे बढ़ाने की थी, उसके अलावा सरकार की तरफ से जो अलग अलग पहल हुई, चाहे वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस के ऊपर है, और जो कई सारे विषय जिसके ऊपर हम आगे चर्चा में ले सकते हैं विस्तार से जी। तो ये बहुत जरूरी था कि ये अध्यादेश को बिल कानून में पारित करें, क्योंकि अन्यथा ये फिर 6 महीने के अंदर नहीं होते, यानी अगले सत्र के अंदर ये अपने आप में लैप्स हो जाते हैं। तो ये दो एक है। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से हमारे देश के जितने लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे सांसद हैं, वो चाहेंगे कोरोना के बारे में सरकार से सुने। कोरोना के साथ साथ जो हमारे इस वक्त जो हालात है, वैश्विक हालात, उसके ऊपर है आर्थिक, और हमारे यहाँ जो पड़ोसी राज्य है चीन के साथ लेकर जो चल रहा है, उसके बाद भी मेरे ख्याल से ये सब चीजें पे चर्चा होंगी, ऐसा है अनुमान। चक्षु, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ क्योंकि जो संवैधानिक बाध्यता है, जैसा कि कहा KV साहब ने कि 23 मार्च जो हमने देखा था कि आखिरी जो सत्र, आखिरी दिन, उस वक्त उसके बाद कोरोना के चलते स्थगित किया गया, और संवैधानिक बाध्यता के चलते सत्र जो है वो 6 महीने के अंदर। लेकिन पहली बार शायद ऐसा याद पड़ रहा होगा कि जब दोनों सदनों में इस तरीके की बैठने की व्यवस्था की जा रही होगी, दर्शक दीर्घा या जो गैलरी कही जाती है वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, और टाइम जिस तरीके से चेंज किया गया है। और इस बार थोड़ा सा अगर मैं दर्शकों के लिहाज समझ पाऊँ कि बेसिक किस तरीके से फंक्शनिंग होगी लोकसभा और फिर राज्यसभा की। कविंद्र, आपने जो सवाल पूछा है उसके पीछे काफी सारा इतिहास भी है। पहली चीज ये, जो हमारी संसद का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो ये कहता है कि एक संसद सदस्य जो अगर किसी एक पर्टिकुलर हाउस का है, तो वो दूसरे हाउस में एंटर नहीं कर सकता है जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, और इसके ऊपर एक फाइन भी लगता है उनके ऊपर। संसद सदस्य हमेशा
जो वेल ऑफ द हाउस या जो फ्लोर ऑफ द हाउस होता है या जो हाउस के प्रेमाइसेस होते हैं वहां पे रहते हैं। अब इस बार जो सेशन होगा उसमें जो हाउस की सीमा है वो बढ़ जाएगी, और वो सीमा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, वो सीमा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों को एक दूसरे से दूर होकर बैठना पड़ेगा। तो एक सीमा चौड़ाई में बढ़ेगी जब राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में भी बैठ पाएंगे, और एक ये थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ेगा, जो दीर्घा होती है, जो विजिटर्स गैलरी होती है, उसका भी उपयोग किया जाएगा और वहां पर भी संसद सदस्य बैठेंगे। और यही चीज लोकसभा भी होगी। लोकसभा के कुछ सदस्य लोकसभा में बैठेंगे, कुछ राज्यसभा में बैठेंगे और कुछ लोकसभाओं की गैलरियों में बैठेंगे। इन सबको नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए ऑडियो और वीडियो लिंक्स रहेंगे जो कि सीधा प्रसारण करेंगे अलग अलग जगहों से हाउस का, ताकि अगर कोई संसद सदस्य राज्यसभा के सदस्य अगर लोकसभा में बैठे हैं तो वो देख सकें कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है, कौन क्या कह रहा है, और अपनी बात भी रख सकें। जहां तक बात आई विधायी कार्रवाई की, प्रसाद सर ने उल्लेख किया कि 11 अध्यादेश आएंगे। 11 अध्यादेश के अलावा भी काफी सारे विधेयक हैं जो कि दोनों हाउसेज में के सामने आएंगे। मैं बुलेटिन देख रहा था हाउस का, कुछ 12 नए विधेयक सरकार लाने वाली है मॉनसून सत्र में। इसके अलावा कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जो कि संसदीय समितियों के पास थे, और उन संसदीय समितियों की अब रिपोर्ट आ गई है, तो उनका भी रास्ता खुल गया है कि उनको हाउस के अंदर डिस्कशन के लिए लाया जा सके। और आखिरी में एक ऐसा ग्रुप ऑफ बिल्स भी है, विधेयक ऐसे भी हैं जो कि एक हाउस ने पास कर दिए थे बट दूसरे हाउस में पेंडिंग थे, तो उनको भी चर्चा के लिए लाया जाएगा। तो इस तरह से हाउस के सामने विधायी कार्रवाई काफी सारी है। एक छोटी सी और बात रखना चाहूंगा कि इस बार हाउस के अंदर सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा, क्योंकि जो बजट पास हुआ था 23 मार्च को, उसके बाद उसमें से सरकार की कुछ बजटरी जरूरतें और भी हैं जो कि इस बार सदन में डिस्कस होंगी। जी प्रदीप जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और कोरोना के इस संकट के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि देश की नजरें होंगी, जैसा कि कहा हमारे पैनलिस्ट ने, कि सुनना चाहेंगे जो आमजन हैं, जो कि सांसद हैं और देश भर में जो लोग हैं, कि असल में किस तरीके से हमारी संसद, हमारी सरकार या विपक्ष कोरोना को लेकर चिंतित हैं और क्या रोड मैप उनके नजरिए से सामने रखा जाएगा। बिल्कुल कविंद जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये कोरोना काल में जिस तरह का संसद सत्र होगा वो अपने आप में एक नई चीज होगी। जो अभी चक्षु जी बता रहे थे कि एक सदन का सदस्य दूसरे सदन में नहीं जा सकता जब सदन का सत्र चल रहा हो। अभी तक ये छूट केवल मंत्रियों को थी। अगर आप मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और एक सदन के सदस्य हैं, तो दूसरे सदन में भी जा सकते थे। अब ये छूट एक तरह से कहें तो सामान्य सदस्यों को भी मिलेगी। लेकिन इन सब ये टेक्निकल चीजें जो कोरोना के कारण बाध्यता हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की, ये सब अपनी जगह है। क्योंकि क्वेश्चन आवर नहीं होना है, प्रश्नकाल नहीं होना है, इसलिए सरकार की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम, ज्यादा से ज्यादा विधायी काम हो सके। जो चक्षु जी ने अभी बताया कि ऑर्डिनेंसेस के अलावा जो 11 अध्यादेश हैं, के अलावा भी सरकार बिल लाने का उसका इरादा है। स्थायी समितियों से उनकी रिपोर्ट आई है, उनके आधार पर बनना है। और दूसरे, सरकार की कोशिश होगी कि वो विपक्ष को जो है ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट कर सके, खास तौर से चीन के मुद्दे पर। जो लद्दाख में एलओसी पर जो स्थिति चल रही है, उस मुद्दे पर संसद से एकता का संदेश जाए, ये कोशिश होगी सरकार की। लेकिन इस कोशिश के साथ साथ विपक्ष की ये भी कोशिश होगी कि वो सरकार से जाने की वास्तविकता है क्या, वस्तुस्थिति क्या है, चीन ने हमारे इलाके में कब्जा किया है या नहीं किया है तो कितना किया है, हमारी स्थिति क्या है। जब ये अप्रैल में ये शुरू हुआ था चीन की घुसपैठ, उस समय जो स्थिति थी अब में क्या फर्क पड़ा है, हमारी रक्षा तैयारियां क्या है,
चीन के मुकाबले मान लीजिए, पता न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए युद्ध की नौबत आती है तो हमारी स्थिति क्या है, हमारी तैयारी क्या है, सैनिक तैयारी क्या है हमारी। दूसरा इकोनॉमी का मुद्दा है, तो विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार है। देखिए, इकोनॉमी का मुद्दा ऐसा है जो हम सबको, अमीर हो, गरीब हो, मध्य वर्ग का हो, किसी वर्ग का हो, सबको प्रभावित करता है। उसी तरह से कोरोना को लेकर अब एक बहस जो है शुरू से ही चल रही है कि हमने लॉकडाउन बहुत सख्त कर दिया, या हमने जल्दी उठा लिया, या हमने देर से लॉकडाउन किया। ये अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस पर जो है बहस निश्चित रूप से होगी। ओके, लेकिन जिस तरीके से प्रसाद साहब जो वक्त है, और जैसा कि कहा आप लोग लंबे समय से आप लोग कवर कर रहे हैं दशकों से, कि सबसे प्रोडक्टिव जो माना जाता है उस नज़रिए से इसे देखा जाता है इस सत्र को। लेकिन यहाँ पर जो करीब 11 अध्यादेश, 12 विधेयक संसदीयों के और अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट, उस पर चर्चा, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है और जो जिम्मेदारी संसद सदस्यों की होगी, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि कोरोना पर सबसे ज़्यादा चिंता, उस पर सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि चर्चा, इसकी मांग भी होगी और शायद होगा भी इस पे, लेकिन इसके साथ साथ जो विधायी कामकाज है उसको भी इसके साथ साथ कंप्लीट करवाना कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, चैलेंज तो है, लेकिन सरकार अपनी प्राथमिकता रखेगी। और जैसे आपको बात है कि हर सत्र के शुरुआत में और हर हफ्ते की शुरुआत या बीच में राज्यसभा में, बीच में लोकसभा में शुरू, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जो कि एक कार्यप्रणाली तय करती है कि कौन सी प्राथमिकता सरकार की तरफ से है। और ठीक उसी तरह विपक्ष अपनी मांग रखती है कि हम इन चीजों पे, इन मुद्दों पे हम चर्चा चाहेंगे। तो इन दोनों के बीच एक तालमेल बिठाकर सरकार अपनी प्राथमिकता के बढ़ाते हुए, जैसे सबने कहा कि 11 अध्यादेश है, उनको कानून में तब्दील करना बहुत जरूरी है, तो वो एक प्राथमिकता सरकार की तरफ से होगी। साथ में जैसे अध्यादेश के अलावा जो कानून जो सरकार लाना चाहती है, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बात चली है कि जो हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी कोड और लेबर कोड जो कि जिसकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स आ चुकी है, सरकार चाहती है इसके पर प्राथमिकता हो और ये कानून में तब्दील हो। तो इस तरह की सरकार की तरफ से ही बात निकली है। लेकिन जैसे प्रदीप जी भी कह रहे थे, देखिए चीन, अर्थव्यवस्था और कोरोना, ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिससे मेरे ख्याल से सिर्फ ये सत्ता और विपक्ष की ही बात नहीं, पूरे देश की बात है। तो सबके लिए एक चिंता का विषय है। तो सब एक तरह से मेरे ख्याल से, चाहे वो सत्ता पक्ष के ही सांसद क्यों ना हो, क्योंकि वो जब अपने सत्र के दौरान या सत्र के बाद या सबसे पहले भी जाते रहे हों अपने संसदीय क्षेत्र में, जाहिर सी बात है लोग उनसे पूछेंगे कि यथास्थिति समझाइए। तो वो भी चाहेंगे कि सरकार की तरफ से स्पष्ट जो भी हो, साफ सबको पता लगे, क्योंकि एक तरह से देश को विश्वास में लिया जाएगा और सत्र के दौरान सरकार की तरफ से जो भी वक्तव्य आएगा वो सब सुनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। प्राथमिकता सरकार तय करेगी, विपक्ष अपनी प्राथमिकता रखेगी, दोनों के बीच में जो तालमेल होगा। देखिए, एक बात जैसे इस बारी जो है कि 4 घंटे दोनों सदनों को मिलेगा, लोकसभा में शाम को और राज्यसभा में सुबह, सिर्फ पहले दिन को छोड़कर। तो 4 घंटे तो चर्चा, ये विधेयक तय करें, ये सब आराम से हो सकता है, क्योंकि जैसे प्रदीप जी भी कह रहे थे, प्रश्नकाल तो है नहीं, पेपर्स लेड ऑन द टेबल है, वो औपचारिकता बहुत जल्दी निपट सकता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो काफी वक्त है, 18 दिन का सत्र है। और चूंकि जैसे आपने कहा, ये पहली मर्तबा होगा कि कोई छुट्टी नहीं है इस दौरान, तो पूरे 18 दिन लगातार संसद बैठेगी। और चूंकि एक मैं अलग शायद प्रदीप जी इत्तेफाक रखें कि पहली बारी चूंकि दूरी में बैठेंगे लोग, कुछ लोग लोकसभा में बैठेंगे, कुछ लोग राज्यसभा में, जो भी सत्र के, तो उसमें जो विपक्ष की तरफ से जो आक्रमण होता है कि जो एक तरह से कई बार शोरगुल की जो हम बात देखते आए हैं, वो थोड़ा इसमें फर्क देख सकता है। क्योंकि एक तो आप दूरी है, सबको दूर बैठना है, और आप टेलीविजन और स्क्रीन के जरिए अपनी बात रख रहेंगे, चाहे वो आप सदन के, पार्लियामेंट के प्रांगण में ही रहें, लेकिन उसका एक तरीके से एक नया रूप मेरे ख्याल से हमारे सामने पेश होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, और चक्षु, 2 तरीके से अगर मैं देखता हूं जो विधायी कामकाज है, एक वो जो कि देश के सामाजिक नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण बिल या विधेयक हैं, और दूसरा फाइनेंशियल जो पोजीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, उसके नज़रिए से कुछ ऐसे बिल हैं। क्या प्रमुख चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और कुछ ऐसे बिल भी हैं जो पहले एक सदन से पास हुए और दूसरे सदन के पास उनकी परमिशन के लिए अभी होंगे इस बार?
कविंद्र, अगर मैं विधायी कार्रवाई को 4 बड़े हिस्सों में बांटूं, तो वो 4 हिस्से होंगे कि काफी सारे बिल हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कुछ बिल लेबर से रिलेटेड हैं, उसके बाद हेल्थ के बिल्स हैं और उसके बाद फाइनेंशियल बिल्स हैं। प्रसाद सर बात कर रहे थे कुछ लेबर बिल्स की, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर ने जिस पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंडीशंस फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन की, कामगारों की क्या रिलेशनशिप है उनके एम्प्लॉयर्स के साथ, उसके ऊपर, और सोशल सिक्योरिटी फॉर द वर्कफोर्स। तो ये 3 बिल जो लेबर से रिलेटेड हैं, ये हाउस के सामने रहेंगे, दोनों हाउसेस के सामने रहेंगे। हेल्थ को लेकर काफी सारे बिल हैं। पहला एक जो बिल ऑर्डिनेंस है वो जो आएगा, वो कोविड के समय पर बनाया गया था हेल्थ केयर वर्कर्स को सुरक्षा देने के लिए, कि अगर उन पर कोई वायलेंटली कोई उन पर अटैक करे या उनके काम में दखलंदाजी करे तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अप्लाई करी जाएगी। एक ये है। कुछ बिल थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर हैं, जो कि एक काउंसिल सेटअप करेंगे होम्योपैथी के लिए और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए। एक बिल सरेगेसी से रिलेटेड है, जो कि कमर्शियल सरेगेसी को बैन करता है, राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी की उस पर रिपोर्ट आ चुकी है। और एक नया बिल हेल्थ से रिलेटेड आएगा, वो है एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को सुपरवाइज और रेगुलेट करने के लिए। फाइनेंशियल बिल भी काफी सारे हैं। एक बिल है जो कि थोड़ा सा टाइम लिमिट एक्सटेंड करता है कंप्लायंसेस के लिए, टैक्सेशन और अदर लॉज के लिए, एक वो रहेगा। ये इसलिए किया गया था क्योंकि कोविड के समय पर लॉकडाउन था और लोग काफी सारी चीजें फाइल समय पर नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान रखते हुए किया गया था। एक बिल प्रोटेक्शन के, कंपनियों की प्रोटेक्शन के लिए आएगा, ताकि उनके खिलाफ बैंक्रप्सी की कार्रवाई ना शुरू करी जा सके 6 महीने तक। और उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंतर्गत लाने के लिए, आरबीआई के सुपरविजन के अंदर लाने के लिए भी एक बिल है। तो इस तरह से ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पे, 3 या 4 सेक्टर्स हैं जहां पर काफी सारी कार्रवाई, विधायी कार्रवाई। तो प्रसाद सर, क्योंकि जो बिल और अध्यादेश की मलिस देख रहा था, ऐसा लगता नहीं कि किसी भी बिल या अध्यादेश को लेकर कहीं कोई किसी दल में विरोध या फिर मैं कहूँ उसको लेकर कोई ऐसा है कि जिस पे आपत्तियां रही हों? हालांकि कुछ जगहों पर कुछ संशोधन की मांग जरूर हो सकती है। नहीं, सवाल ये है कि जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड अध्यादेश हैं, खासकर जैसे अभी मैंने शुरुआत में संकेत दिया था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस जो सरकार की तरफ से हुआ था, कि जो तो उसको लेके कुछ राज्यों में, खासकर पंजाब में आपने देखा होगा, कांग्रेस की तरफ से जो बयान तो नहीं, उनकी जो लोगों की बातचीत हुई, उनकी जो बैठक हुई, उसमें उन्होंने फैसला लिया है कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने अध्यादेश है उन पे उनका विरोध रहेगा और विरोध करेंगे। और मेरे ख्याल से जैसे अभी आपने देखा हरियाणा में भी कुछ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से विरोध प्रदर्शन रहा, क्योंकि वहां पे ये आशंका है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस, जो कि एक तरह से सबको फ्री कर देता है कि कहीं किसी को बेच सके, तो इसको लेकर लोगों के दिल में एक शंका है कि क्या ये हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जो कि सरकार खरीदती है धान वगैरह एक निश्चित प्राइस पे, क्या ये खत्म हो जाएगा, ये एक आशंका है। तो मेरे ख्याल से सरकार जब इस पे अपनी बात रखेगी, तो ये कुछ बिल हैं जिसकी तरह से विपक्ष में, खासकर कांग्रेस ने तो कहा ही है करेंगे। तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि प्रधान रहा है और कृषि जो है राज्य का सब्जेक्ट है, तो ये लेकर कुछ लोगों के बीच में कुछ बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जरूर आगे आएगी। बाकी ये है कि पास होना, पारित होना, ये कोई नहीं, क्योंकि संख्या की समस्या नहीं है, लेकिन जब बात उठती है तो बात सरकार सुनेगी, ऐसा अभी दिखे। प्रदीप जी, क्योंकि जिस तरीके से बिल्स का नेचर है और जिनके साथ इनका कनेक्शन है, आम जनता या एग्रीकल्चर या फिनांस सेक्टर, उस नज़रिए से जैसे कि प्रसाद साहब ने कहा कि बहुत अहम है कि कांग्रेस की ओर से एग्रीकल्चर को लेकर अपना जो स्टैंड क्लियर किया गया है, इस नज़रिए से सरकार की पोजीशनिंग और तैयारी मैं कहूँ फ्लोर में किस तरीके से आप देखते हैं, और कितना रास्ता आसान रहेगा इन बिलों को लेकर, या कुछ परेशानी?
देखिए कविन जी, अभी जो प्रसाद जी ने बात कही एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले बिल की और किसानों के विरोध की, पंजाब और हरियाणा में कुछ, निश्चित रूप से ये सेंसिटिव मुद्दा होगा। लेकिन चक्षु जी ने अभी जो है सारे जो विधेयक हैं आने वाले हैं, जो अध्यादेश के का जगह लेंगे और नए, उनको 4 हिस्सों में बांटा। राजनीतिक दृष्टि से इनको 2 हिस्सों में बांटा। एक ऐसे विधेयक या ऐसे विधायी कार्य जो वोट सेंसिटिव है, उसमें जो प्रसाद जी ने कहा एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस वाले मामला है, वो उस कैटेगरी में आता है। इसी तरह लेबर लॉ में जो रिफॉर्म है वो वोट सेंसिटिव है, तो उस पर विपक्ष की क्या भूमिका होती है, क्या राय होती है, बल्कि कहें वो इस पर ऐतराज उनके क्या क्या है, सरकार कितना एकोमोडेट करने की कोशिश करती है। कि जनतंत्र इसी से चलता है, ये मतलब लेन देन से ही चलता है। सरकार एक विधेयक लाए, उस पर अगर विपक्ष कोई आरोप है तो वो उसको स्वीकार करना चाहिए सरकार को। अगर आप इजाजत दें तो मैं नेहरू जी के समय का एक किस्सा आपको सुनाऊं छोटा सा जी। हिंदू कोड बिल पर बहस चल रही थी, विपक्ष के एक सदस्य लगातार उस पर जो है वो खिलाफ बोल रहे थे और नेहरू जी के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे। नेहरू जी अचानक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप कुछ भी बोलते रहिए, संख्या हमारे पास है। विपक्ष के उन सज्जन ने कहा कि मुझे पता है संख्या आपके साथ है, लेकिन आर्गुमेंट हमारे साथ है। नेहरू जी फिर खड़े हुए और कहा कि हम इनका जो संशोधन है उसको बिल में शामिल कर रहे हैं। देखिए ये उदाहरण होता है, इस तरह से संसदीय जनतंत्र जो है मजबूत होता है। सरकार को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए विपक्ष के सुझावों के प्रति, और विपक्ष को भी सकारात्मक होना चाहिए सरकार की आलोचना में। 2 तरह की आलोचना होती है, एक विषय से संबंधित होता है, उस पर सरकार को सुनना चाहिए और उस पर जहां तक संभव हो एकोमोडेट करने की, समायोजित करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो विरोध होता है वो गैलरी के लिए होता है, वो लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को बताने के लिए होता है कि देखो हम बोले थे संसद में, हमने इसका विरोध किया था और सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। वो ऑप्टिक्स के लिए होता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो विधेयक या कोई विधायी कार्य या दूसरे काम लेकर आती है सरकार, उस पर विपक्ष का जो भी सकारात्मक उसकी आलोचना हो, संशोधन का प्रस्ताव हो, उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कि अभी बैठने का इंतजाम ऐसा होगा, वेल में जाने का या इस तरह हंगामा करने का, उसकी गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर है जी। इसलिए मुझे लगता है कि शायद हो सकता है एक नई परंपरा शुरू हो, जो भी विषय आए सदन में उस पर गंभीर बहस हो, दोनों पक्ष तैयारी करके आए। आपने पूछा सरकार की क्या तैयारी है, मुझे इसका पूरा अंदाजा तो इस तरह से नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो भी सरकार होती है उसको अंदाजा होता है कि विपक्ष क्या मुद्दे उठाने वाला है, उसकी तैयारी करके आती है, उसका जवाब देने की तैयारी करके आती है। वो बताने की कोशिश करती है कि हम जो ये विधेयक लेकर आए हैं, कानून में ये जो बदलाव करने जा रहे हैं, उससे देश को क्या फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल। और प्रसाद साहब, एक आखिरी में चाहूंगा कि क्योंकि जब इस बार सब कुछ अलग तरीके से हैं, परंपराएं नई तरीके से गढ़ी जा रही हैं, हम जो रूटीन्स हम देखते थे उससे काफ़ी कुछ बदलाव है जब सदन का सत्र शुरू हो रहा है सोमवार से। कवरेज के लिहाज से क्या चैलेंजेस मीडिया के सामने, और क्या इसका इम्पैक्ट चर्चाओं पर भी दिखेगा? जैसे मैंने एक बात कही और शायद प्रवीण जी ने भी जिक्र किया है कि एक तो चूंकि दूरी बनी हुई है, सांसद दूर बैठे हैं एक दूसरे से, तो एक आपसी उनके जो वार्तालाप है उसमें थोड़ा अलग तरह से दिखेगा। और दूसरा ये है कवरेज का जहाँ सवाल है, जैसे प्रदीप जी ने एक बात कही, अगर सिर्फ गैलरी के लिए या पब्लिक पोस्टर के लिए आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा फर्क हो, क्योंकि इस बारी शोरगुल उस तरह से नहीं हो पाएगा क्योंकि इकट्ठे लोग हो नहीं पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म चल रहा है। और कई अखबारों में ये भी लेख छपा है कि शायद कुछ जो हमारे यहाँ जो सांसद हैं जिनकी उम्र 60-65 के ऊपर है वो परहेज करेंगे आने में, क्योंकि उनके साथ और मजबूरियां हैं। हालांकि संसद सत्र की शुरुआत से लेकर
जैसे दोनों चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर साहब ने ये बात तय किया है कि हर एक को अपना टेस्ट करा के ही अंदर छोड़ा जाएगा। बिल्कुल। एहतियात पूरी है और सारी सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन उसके बावजूद वक्त लगेगा लोगों को ये नई प्रक्रिया करने के लिए। जहां तक कवरेज का सवाल है, देखिए टेलीविजन तो 24 घंटे आप राज्यसभा दिखाएंगे, लोकसभा ही अपनी तरफ से लोकसभा टीवी दिखाएगा, तो एक्सेस की कोई कमी नहीं है। चाहे मीडिया के कर्मी कम मौजूद होंगे क्योंकि कोविड उन पे भी उतना ही, कोविड की जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है वो मीडिया के कर्मियों पे भी उतना ही लागू है। दोनों सदनों में कम जगह बनाई है बैठने के लिए व्यवस्था, ये तो कुछ आपको भी इसका ज्ञात है, लेकिन मेरे ख्याल से कवरेज के उसमें नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि चर्चाएं गहन होनी चाहिए और उसके ऊपर सोच विचार करके चीजें आगे निकले। मेरे ख्याल से बाकी सब चीजें सामान्य रूप से ही दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।